हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चंस की। हमने लास्ट वीडियो में मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास के बारे में बात की थी। देखा था कि मोमेंटम जब हमें किसी सिस्टम का लिखना होता है तो हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब नेट फोर्स लिखना होता है या एक्सटर्नल फोर्स लिखना होता है तो हम लिखते हैं मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ऐसे हमने बात की थी कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है किसी सिस्टम पे तो उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी। अगर वो इनिशियली जीरो है तो बाद में भी जीरो रहने वाली है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट से बेस्ड हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है। दो ब्लॉक्स हैं, मास 5 kg 2 kg दे रखा है आपको। बेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। देखते हैं। दो मासेस हो गए, एक 5 एक 2। ओके, and connected by a spring. An external kick gives a velocity 14 meter per second to the heavier block. एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल किक मारा गया। इस किक की वजह से यहाँ पे इसको वेलोसिटी मिली 14 मीटर पर सेकंड की। तो ये किक था, लगातार फोर्स तो लग नहीं रहा। ओके, तो इसको एक इनिशियल वेलोसिटी आपने 14 मीटर पर सेकंड दे दी। ऐसा एक हिसाब यहाँ पे दे रखा है। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रन। ठीक है, हमने उसी डायरेक्शन बना रखी है। डिड्यूस द वेलोसिटी गेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास। पहली बात, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी। दूसरी बात, द सेपरेट वेलोसिटीज ऑफ द टू ब्लॉक्स इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम जस्ट आफ्टर द किक। दोनों ब्लॉक्स की अलग अलग वेलोसिटी बतानी है इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर द किक। ठीक है, अब देखिए स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने इसको पुश किया तो तुरंत दूसरा वाला चलना शुरू नहीं होता। अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 की बात करूं तो अगर एक रॉड होती, अगर ये दोनों एक रॉड से कनेक्टेड होते तो क्या होता, इस रॉड में कोई भी कंप्रेशन वगैरह नहीं हो पाता। तो जितना ये चलता उसी समय इसको भी आगे बढ़ना पड़ता, तभी ये रॉड के साथ आगे आगे चल पाते, क्योंकि रॉड तो कंप्रेस हो नहीं सकती। लेकिन स्प्रिंग की एक बात ये है कि थोड़ा सा कंप्रेस हो सकती है तो तुरंत इसको वेलोसिटी नहीं मिलती। मतलब इसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी देखी जाएगी तो वो होती है 0, क्योंकि तुरंत इसको वेलोसिटी ट्रांसफर नहीं होती इन केस ऑफ अ स्प्रिंग। तो अब ये अपने पास चीजें पता है, हमें ये बात समझ में आ गई, तो हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं आराम से। क्या कर सकते हैं, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 5 दे रखा है, v1 14 दे रखा है, ऐसा m2 2 है और उसकी वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज 5 प्लस 2। आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव आया है, ये इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में 14 मीटर पर सेकंड है उसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड भी होगी। क्लियर है। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, इनका मतलब यहाँ के सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी वो इस तरफ आएगी 10 मीटर पर सेकंड से। ये आपको मिला है साहब। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट पूछा गया, वो पूछा गया द सेपरेट वेलोसिटीज ऑफ द टू ब्लॉक्स इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम जस्ट आफ्टर द किक। इन दोनों की अलग अलग वेलोसिटीज बताइए इन द सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम आपको दे दी सेंटर ऑफ मास, मतलब रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास आपसे पूछा गया है। हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया भैया, कि भाई इसकी वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी है 0। ये सारी बातें हमें पता है, ग्राउंड फ्रेम में ये सारी चीजें अपने को पता है। ये सब किस में है, ग्राउंड फ्रेम में। अब आपसे पूछा गया, मान लीजिए ए है, ये बी है, आपसे बोला गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या आपने पढ़ा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी में कैसे निकालते थे, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही होता था। करते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए है आपके पास 14, सेंटर ऑफ मास है 10, दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए दोनों पॉजिटिव ली गई हैं। आ जाएगा आंसर 4 मीटर पर सेकंड इन द इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी है। अगर बात की जाए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ बी इज 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 10। आंसर आया -10 मीटर पर सेकंड। -10 मतलब जिधर 10 ले रखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चलेगा इस डायरेक्शन में विद 10, ये चलेगा इस डायरेक्शन में विद 4। ये हो जाएगा
सेंटर ऑफ मास की रेफरेंस फ्रेम में। क्लियर बात? तो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में अगर देखा जाएगा तो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे होंगे। जो भारी वाला है वो 4 से चल रहा होगा, जो हल्का वाला है वो 10 से चल रहा होगा। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है? कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कोई खास बात है क्या इनमें? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले आपको निकालनी थी, तो सबसे पहला आपने कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया कि स्प्रिंग स्प्रिंग तुरंत वेलोसिटी ट्रांसफर नहीं करती है। तो अगर आपसे पूछा गया ना जस्ट आफ्टर, देखिए reduce the velocity gained by the center of mass and separate velocities just after the kick. जस्ट आफ्टर द किक उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इसलिए हमने m1 v1 m2 v2 में v2 जीरो लिया। क्लियर? उससे हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकाला। उसके बाद सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको मिल चुकी है, इंडिविजुअल वेलोसिटीज पता है, रिलेटिव वेलोसिटीज निकालनी है, वो तो कोई खास बात उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैनन एंड सप्लाई ऑफ कैनन बॉल्स यहाँ पे रखी हुई है इस तरीके से, आर इनसाइड अ सील्ड रेल रोड कार। इस पूरी कार के अंदर ये सील की हुई है ऐसा, और ये जो कैनन है यहाँ पे फिक्स की गई है इस रेल रोड में, इस कार में। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे कैनन फायर हुआ टुवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में कैनन को फायर किया गया, तो क्या होगा भाई, हमें पता एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो जब कैनन इस तरफ चले, सॉरी जब कैनन बॉल इस तरफ चलेगी तो कैनन को पीछे की तरफ एक जर्क मिलेगा, उसकी वजह से ये पीछे की तरफ चलेगी। और क्योंकि ये यहाँ पे अटैच्ड है, नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, मतलब इस जर्क की वजह से पूरी की पूरी कार पीछे की तरफ चलेगी। ये बात क्लियर है आपको? ओके। बोला गया द कॉमन बॉल्स, सॉरी द कैनन बॉल्स रिमेन इन द कार आफ्टर हिटिंग द फार वॉल। जब यहाँ पे कैनन बॉल टकराती हैं तो ये यहीं गिर जाती हैं, सारी इकट्ठी हो रही हैं, ये भी आप आराम से देख पा रहे हैं। ठीक है, शो दैट नो मैटर हाउ द कैनन बॉल्स आर फायर्ड द रेल रोड कार कैन नॉट ट्रेवल मोर देन एल। ये आपसे पूछा गया कि चाहे आप कितनी भी यहाँ कैनन बॉल्स कैसे भी आप इसमें हिट कर लीजिए, चाहे आप इसको इस तरफ हिट कर लो, चाहे इधर हिट कर लो, कैसे भी हिट कर लो, ये जो रेल कार है, ये जो रेल रोड कार है, ये एल से ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होगी, एल लेंथ से ज्यादा ये ट्रैवल नहीं करेगी। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। और बोला गया है कि assuming it starts from rest, ये आपको बोला गया है। क्लियर है बात? आपको ये प्रूव करना है कि जो ये पीछे की तरफ जर्क लगेगा कैनन पे, उसकी वजह से जो ये रेल रोड कार है वो ट्रैवल करेगी, वो एल लेंथ से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, आप चाहे जैसे भी उसके अंदर कैनन बॉल्स को हिट कर लो। ठीक है, अब कैसे करें क्वेश्चन? तो देखिए, शुरुआत करने का तरीका, हमें पता है कि इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है भाई, रेल रोड कार नहीं चल रही, कैनन फायर नहीं हुआ है, सब कुछ रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो है ना। इनिशियली अगर बात करें तो कार की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कार अगर देखो तो जीरो है, वेलोसिटी ऑफ कैनन बॉल अगर देखो तो वो भी जीरो है ना। तो बोल सकता हूँ कि इनकी वजह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो भी जीरो है। आपको जो मासेस यहाँ पे गिवन है, कार के लिए आपको मास ये कैपिटल एम दे रखा है टोटल मास, और जो बॉल्स है उनके लिए मास स्मॉल एम आपको गिवन है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जीरो है। अब अगर देखें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा, क्लियर है बात? कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि भाई अंदर कैनन जो फायर हो रही हैं वो, और जो कैनन बॉल्स वॉल्स पे जाकर टकरा रही हैं वो, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर ये पूरा कंटेनर मेरा सिस्टम है तो इस पूरे कंटेनर पे बाहर से कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्सेस हैं वो अंदर ही है, इंटरनल फोर्सेस सारे हैं। और एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहती है, और इस केस में क्योंकि वो शुरू में जीरो थी तो बाद में भी जीरो ही रहने वाली है। तो velocity of center of mass is constant and is equal to zero in this case। ठीक है भैया, यहाँ तक बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं लिखना चाहूँ कि किसी भी टाइम पे अगर एम वी प्लस कैपिटल एम वी, ऐसा अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये कितना है, इक्वल टू जीरो।
भाई कैनन की जो स्पीड, कैनन बॉल्स की जो स्पीड है और ये जो कार की स्पीड है वो स्मॉल वी और कैपिटल वी हमने ली है मास के हिसाब से, और वो हो जाएगी जीरो वेलोसिटी सेंटर और मास के करस्पॉन्डिंग। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ एम वी इक्वल टू माइनस एम वी, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर मैं इनका डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूँ तो मैं वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी लिख सकता हूँ। टाइम जीरो से शुरू करके किसी भी टाइम टी पे गए हैं तो दोनों के लिए सेम टाइम लगा है, तो मैं इनको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी सेम इक्वेशन लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अगर एम डी वन इक्वल टू माइनस एम डी टू, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वन का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैनन बॉल्स और डी टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेल रोड कार, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है डी वन एंड डी टू, ये आर इन ग्राउंड फ्रेम। हमेशा डिस्प्लेसमेंट अपन ग्राउंड फ्रेम में लेके चलते हैं। अब ध्यान से सोचें अगर, तो देखो क्या हुआ होगा कि ये जो कैनन बॉल हुई है इस डायग्राम में अगर आप बात करें, तो जो कैनन बॉल्स थी वो इनिशियली रखी हुई थी यहाँ पे, फाइनली वो पहुंच गई यहाँ पे। उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टोटल? उनका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक में कितना हुआ? एल के बराबर। सो एल इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैनन बॉल। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? क्या ये कार के अंदर का इनका डिस्प्लेसमेंट है? यस। तो विद रिस्पेक्ट टू कार इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एल, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि हमने यहां से देखा कि एम डी वन इक्वल टू माइनस एम डी टू, मतलब ये कि अगर कैनन बॉल्स इस तरफ चली हैं, यहां से इनका डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा है, तो रेल कार का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस पे जो जर्क लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जो इस पे आपने यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इस तरफ चलेंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पे इनका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट अगर देखना है तो वो चेक करना पड़ेगा। कैसे? तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैनन बॉल with respect to cart with respect to car is L। ये बात तो मैं समझ में आ गई। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना है? तो ये है माइनस डी टू के बराबर। ये भी हमें बात क्लियर है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि D1 है, जो कि मैं कैलकुलेट करना है, वो कितना लिखा जाएगा? तो वो ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू कार आपको दे रखा है, तो मैं इसको लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। ये होता है विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। अब आपको ये दे रखा है एल के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज माइनस डी टू इक्वल टू एल। ये आ गया, तो एक्चुअली आ जाएगा डी बी प्लस डी टू इक्वल टू एल। डी बी इज नथिंग बट डी वन जो हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको डी वन लिख सकता हूँ यहाँ पे सब जगह। तो डी वन प्लस डी टू इक्वल टू एल, यहाँ से डी वन मुझे मिलेगा एल माइनस डी टू के बराबर। ये मुझे मिल गया एल माइनस डी टू। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म कॉन्सेप्ट यूज किया है और कुछ भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, यही होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज d1 जो हमें कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार आपको पता है माइनस d2 के बराबर है, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ से आपको d1 और d2 का l के साथ रिलेशन मिल गया, यहाँ से आपने d1 कैलकुलेट कर लिया l माइनस d2 के बराबर। अब मैं इन दोनों को d1 और d2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, एम डी वन माइनस इक्वल टू सॉरी एम डी वन इक्वल टू माइनस एम डी टू में। okay. अब अगर इसका सब्स्टिट्यूट किया जाए तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से मिलेगा एम डी वन की जगह डाला एल माइनस डी टू इक्वल टू माइनस ऑफ एम डी टू, इसको मैं रखूंगा माइनस ऑफ एम डी टू। डी टू इज ऑल्सो नेगेटिव क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। डी टू जो डिस्प्लेसमेंट है ये उल्टी डायरेक्शन में हुआ है, तो एक्चुअली यहाँ भी अपने को एक नेगेटिव साइन के साथ इसको लिखना चाहिए माइनस डी टू। ऐसा क्यों? क्योंकि डी टू को जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ। इधर जो कार का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डी टू इस डायरेक्शन में हुआ है, जो कैनन बॉल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डी वन इस डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, तो अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैनन बॉल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड d1 in the right side,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड d2 था इन द लेफ्ट साइड, इसलिए मैंने इसको -d2 लिखा हुआ है। अब जब मैं इस फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ तो यहाँ भी मैंने डिस्प्लेसमेंट -d2 इसलिए लिखा है इसको क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपको d2 मिल जाएगा ml - md2 इक्वल टू md2 ऐसा। d2 एक तरफ लेते हैं तो मिलेगा ml डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए। क्लियर बात? पक्का? अगर m को आप ऊपर से कैंसिल करना चाहें, अच्छा ऊपर स्मॉल m है, अगर आप m को कैंसिल करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं d2 इक्वल टू 1/1 प्लस m/m इंटू l। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर d2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैनन बॉल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर यहाँ पे देखो तो जो l लेंथ मिल रही है वो कितना मिल रहा है? क्या d2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू l आपको मिलेगा यहाँ से? पक्की बात है। कैसे कह सकते हैं ऐसा? क्योंकि ये m/m जो है इज ऑलवेज मोर देन 1, 1/more than 1 इज लेस देन 1। क्लियर है बात? कोई इसमें खास बात आपको? चलिए तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डॉग है जिसका वेट आपको दे रखा है 5 kg, मास दे रखा है 5 kg, इज स्टैंडिंग ऑन अ फ्लैट बोट, एक बोट पे ये खड़ा हुआ है, that so that he is 10 meters from the shore। ओके, यहाँ से 10 मीटर की डिस्टेंस पे अभी है, ऐसा सिचुएशन दे रखी है। He walks 4 meter on the boat towards the shore। ठीक है, तो ये अगर इस तरफ चला 4 मीटर and then halts, फिर रुक गया। ओके, the boat weighs 20 kg and one can assume that there is no friction between it and water। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है ऐसा बोला गया है। इसका मास 20 kg दे रखा है। बोला गया कि भाई अगर ये सिस्टम की बात करें पूरा, तो इस पूरे सिस्टम पे बोट एंड डॉग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई पुश नहीं कर रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो इनिशियली है वो फाइनली भी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर डॉग इस तरफ चलता है तो बोट को इस तरफ चलना ही पड़ेगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है आपकी? ठीक है, तो पूछा गया हाउ फार इज द डॉग फ्रॉम द शोर एट द एंड ऑफ दिस टाइम। जब ये 4 मीटर चल लेगा तो एक्चुअली ये कितना दूर होगा अभी शोर से। अब सोचो कि अगर बोट नहीं चलती तो क्या होता कि डॉग यहाँ से 4 मीटर चला तो भाई ये 6 मीटर दूर हो जाता, सीधा सीधा अपना आंसर था 10 - 4 6 मीटर। पर दिक्कत ये है कि बोट भी पीछे की तरफ चल गई। अगर बोट पीछे की तरफ चल गई तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 ना होके कुछ कम होगा क्योंकि बोट के साथ साथ ये भी तो पीछे चला गया थोड़ा सा। क्लियर बात? तो मान लीजिए ये अगर बोट नहीं चलती तो डॉग यहाँ पे पहुंच जाता इस सिचुएशन पे, लेकिन क्योंकि बोट पीछे चली गई तो अब बोट यहाँ से यहाँ तक है और डॉग अब यहाँ कहीं पहुंचा होगा। तो ये एक्चुअली 4 ना होके 4 से कुछ कम इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा और वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो कैसे करेंगे भाई। सीधा सा हिसाब अपने पास क्या है, हमें पता है कि इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, इनिशियली दोनों चीजें रेस्ट पे है। अब अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर बोला जाए तो क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। दोनों रेस्ट पे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इनिशियली कितनी होगी, 0। और क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे सिस्टम पे नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 ही रहने वाली है, कांस्टेंट रहेगी और हमेशा 0 रहेगी। ये बात तो हम यहाँ तक समझ चुके हैं। ओके, अब लिखते हैं इसके लिए, अगर ये चीज 0 है तो m1v1 प्लस m2v2 मिला के 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है बात? मैं ये भी कह सकता हूँ कि m1d1 प्लस m2d2 ये मिलके भी 0 हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनका जो वेलोसिटी 0 है तो भैया इनके मिला के डिस्प्लेसमेंट भी, नेट डिस्प्लेसमेंट भी सेंटर ऑफ मास का 0 होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है मतलब जो पहले जहां था बाद में भी वहीं रहने वाला है।
तो चाहे मासेस इधर से उधर हो जाए लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं रहने वाला है, इसलिए हमने इसको मिला के लिखा 0। अब व्हाट इज d1 और d2 हियर? तो सोचो, मान लीजिए d1 जो है वो डॉग का इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, d1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग इन दिस डायरेक्शन, d2 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इन दिस डायरेक्शन। ये होगा। तो हम पहली बात तो ये कि यहाँ पे d2 की जगह माइनस d2 लिखना चाहिए अपने को, एक बात तो ये समझ में आती है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये d1 और d2 आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या है? d1 एंड d2 आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि भैया अगर ये बोट d2 उस तरफ चली पीछे की तरफ, तो एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट डॉग का हुआ होगा इस डायरेक्शन में, वो 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, वो होगा 4 माइनस d2 के बराबर। तो मैं d1 को यहाँ लिख सकता हूँ, d1 इज इक्वल टू 4 माइनस d2। क्यों ऐसा? क्योंकि डॉग जो एक्चुअली इस तरफ चला वो 4 मीटर चला है ना, वो दे रखा है, लेकिन बोट पीछे खिसक गई d2 के बराबर। तो एक्चुअली जो डॉग का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 4 माइनस d2 के बराबर। ये बात क्लियर है आप लोगों को कि भैया यहाँ था डॉग पहले, अगर बोट नहीं चलती तो अब वो यहाँ आ चुका होता, विच इज 4 मीटर। ठीक है, लेकिन क्योंकि बोट भी पीछे खिसक गई तो ये भी इसके साथ साथ पीछे खिसक गया, तो एक्चुअली वो यहीं तक कहीं पहुंचा होगा, क्योंकि अब बोट यहाँ से यहाँ तक हो गई, जो पहले यहाँ से यहाँ तक थी वो ऐसे आ गई। तो ये कितना गया पीछे? d2 के बराबर। तो ये एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है वो है 4 माइनस d2 के बराबर। ठीक, तो यहाँ से d1 मिल गया आपको 4 माइनस d2। इनको अपन रखते हैं यहाँ पे। m1 मास ऑफ द डॉग आपको दे रखा है कितना? मास ऑफ द डॉग इज 5 इंटू d1 आपने अभी कैलकुलेट किया 4 माइनस d2 इक्वल टू m2, ये आपको गिवन है 20 के बराबर इंटू d2। यहाँ से आपको d2 कैलकुलेट करना है, d2 विल बी 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाय ये आएगा 25, सॉरी d2 इज यस 20। ठीक है, d2 इज, जब एक काम करते हैं d1 निकाल लेते हैं, हमने को d1 ही चाहिए बेसिकली, तो अपन d2 क्यों निकाल रहे हैं, इसको हटाओ, अपन d1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन यहाँ से d2 को रखेंगे 4 माइनस d1 के बराबर इस इक्वेशन में। तो m1 d1, m1 आपको दे रखा है 5 d1 प्लस m2 आपको दे रखा है 20 माइनस या इक्वली कर लो बीच में 20 इंटू d2, d2 आपको दे रखा है 4 माइनस d1 के बराबर। यहाँ से आपको मिलेगा 5 d1 इक्वल टू 20 इंटू 4 माइनस 20 इंटू d1, इधर आएगा तो हो जाएगा 25 d1 इक्वल टू 20 इंटू 4, यहाँ से आपको d1 मिलेगा 20 इंटू 4 बाई 25। देखिए 4 बाई 5 16 बाई 5, 16 बाई 5 इज 3.2 मीटर्स, ये आपको मिला d1। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्चुअल जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है सिर्फ 3.2 मीटर्स। क्लियर बात? तो डॉग जो एक्चुअली 4 मीटर बोट पे चला था, पर ग्राउंड से अगर देखा जाए तो वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट 3.2 मीटर है, क्योंकि बोट 0.8 मीटर्स पीछे खिसक चुकी है। क्लियर? यहाँ से बना बात समझ आती है। अगर आप यहाँ से d1 कैलकुलेट करोगे या d2 कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो देखो d2 कितना आ रहा है, 4 माइनस d1 3.2 मतलब 0.8 मीटर्स। तो एक्चुअली बोट पीछे खिसक गई 0.8 मीटर्स। तो ये बात बस यहाँ से समझ में आती है। एक्चुअल जो डॉग का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 3.2 मीटर्स हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ फार इज द डॉग फ्रॉम द शोर, तो कितना अभी दूर है? तो 3.2 इधर चल लिया वो एक्चुअली, तो 10 माइनस 10.2 इज द डिस्प्लेसमेंट। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 10 माइनस 3.2 मतलब 6.8 मीटर्स वो भी यहाँ से दूर है। अगर बोट नहीं चलती तो अपना पता था 6 मीटर्स दूर होता, क्योंकि 4 चल गया था, पर बोट भी चली है तो एक्चुअली उसका डिस्प्लेसमेंट ओनली 3.2 मीटर है, इसलिए वो 6.8 मीटर यहाँ से दूर है। क्लियर है बात? क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के भी इसमें साथ में आते हैं, सेंटर ऑफ मास में हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। जिनके लोगों का रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट अच्छा है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चंस, अदरवाइज उन्हें दिक्कत रहने वाली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और भी है इस पे, एक क्वेश्चन और करते हैं।
ओके, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे और पूछा गया ऐसा कि एक ब्लॉक है मास m का, कैपिटल M का, जिसके अंदर एक सेमी सर्कुलर ग्रूव ऐसा बना हुआ है, एक सेमी सर्कुलर ट्रैक इसमें बना हुआ है, ठीक है, जिसके रेडियस है कैपिटल R, रेस्ट पे रखा हुआ है ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट पे रखा हुआ है। बोला गया इसके अंदर एक यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस R, यहाँ पे एक सिलेंडर है उसमें स्मॉल r एंड मास स्मॉल m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसको भी रेस्ट से रिलीज किया गया एट द टॉप पॉइंट A, यहाँ से, ठीक है। पूछा गया आपसे द सिलेंडर स्लिप्स इन दिस सेमी सर्कुलर फ्रिक्शनलेस ट्रैक, यहाँ से यहाँ तक ये पहुंचेगा, इसमें स्लिप करेगा। हाउ फार इज द ब्लॉक मूव व्हेन द सिलेंडर रीचेस पॉइंट बी। तब से पूछा गया कि जब ये यहाँ तक पहुंचेगा तो ये जो ब्लॉक है ये कितना मूव कर जाएगा, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए मूव क्यों करेगा, पहली बात तो ये कि भाई फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा हुआ है, रोकने वाला कोई है नहीं। दूसरी बात, जब ये यहाँ पे चल रहा है तो एक नॉर्मल फोर्स से लगातार लगा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आया तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, जब यहाँ पे आया तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, जब यहाँ तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में है। हर बार ये इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, सिलेंडर जो है वो ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन एक कंपोनेंट लगाएगा हमेशा। इसकी वजह से ये जो ब्लॉक है ये मूव करेगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन, जबकि सिलेंडर किधर मूव हुआ, अगर देखा जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सिलेंडर यहाँ तक पहुंच गया, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, अगर हॉरिजॉन्टल में इसका अपन डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, तो मतलब सिलेंडर गया टुवर्ड्स राइट, ब्लॉक जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। पूछा गया आपसे कितना दूर जाएगा जब सिलेंडर यहाँ पे पहुंच चुका होगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो फिर से करते हैं भाई, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो फाइनली भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये हमारा पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो भाई ठीक है, देखते हैं। इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है और नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, इसका मतलब ये हमेशा 0 ही रहने वाली है, ठीक है, कांस्टेंट है और हमेशा 0 रहेगी। अगर ऐसा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V इक्वल टू 0। ये बात क्लियर। कैपिटल M जो ब्लॉक का है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, कैपिटल V ये जो सिलेंडर चल रहा है इसकी अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखी जाए स्मॉल v इस डायरेक्शन में होगी, हमें खैर उससे अभी मतलब नहीं है, फिर हम यहाँ से एक बार ये देख सकते हैं कि चलिए अगर ये एक रिलेशन अपने पास आ गया, इसी को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा m इंटू d1 प्लस कैपिटल M इंटू माइनस d2 इक्वल टू 0। माइनस d2 अभी आपको क्लियर आएगी सारी बातें, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा d2, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में d1, इसलिए अपन इसको d1 पॉजिटिव लिख रहे हैं और d2 को नेगेटिव लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक सारी बात। चलिए अब d1 और d2 का रिलेशन देखते हैं कि भैया इसका जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है। जब वो यहाँ था सिलेंडर और यहाँ तक पहुंच गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे था अभी और ये अब यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। और हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये है रेडियस r के बराबर, ये बात भी हम जानते हैं, ये जो है ये कैपिटल रेडियस r है, जबकि ये जो स्मॉल रेडियस है ये रेडियस है स्मॉल r, ये भी अपने को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। तो एक्चुअली इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हुआ, तो आप ध्यान से देखिए, ये ऑलरेडी इस पॉइंट पे था, इसका सेंटर ऑफ मास, अब ये आ गया इस पॉइंट पे, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है r माइनस r के बराबर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ब्लॉक। पक्की बात, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन displacement of cylinder with respect to block is equal to r minus r, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर मतलब d1 विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है d2 इक्वल टू r माइनस r, ऐसा दे रखा है ना। रिलेटिव का ऐसा लिखा जाता है, मैंने माइनस d2 लिखा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। तो यहाँ से अपने को समझ में आया कि d1 प्लस d2 इक्वल टू r माइनस
r है, यहाँ से अगर मुझे कोई एक चीज निकालनी है, लेट्स से मैं d2 यहाँ से लिख लेता हूँ, या d1 लिख लेते हैं, d1 लिखूंगा मैं r माइनस d2 के बराबर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, m टाइम्स r माइनस d2 इक्वल टू m d2, ये मिल रहा है। अगर d2 अपने को ऐसे कैलकुलेट करना है तो d2 आपको मिल जाएगा m टाइम्स r माइनस r डिवाइडेड बाय m प्लस m, ये आपको मिल गया d2। यही आपसे पूछा गया था कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, हाउ फार द ब्लॉक मूव्ड व्हेन द सिलेंडर रीचेस पॉइंट बी। तो हमने पॉइंट बी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट लिखा और उसके बाद हमने d2 कैलकुलेट किया व्हिच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। क्लियर है बात, पक्का? अच्छा, आपसे चलो मान लीजिए वेलोसिटी भी पूछी गई होती, क्या पूछा गया था कि बताइए वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक कितना है जब सिलेंडर पॉइंट बी पे पहुंचा, आपसे ये भी पूछा गया, तो क्या करेंगे बताइए, कैसे सॉल्व करें इसको? तो सीधा सा हिसाब है, जब से वेलोसिटी भी पूछी गई तो हम एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या मिलेगा एनर्जी कंजर्वेशन? देखो, सबसे पहले सिलेंडर जो है वो टॉप पे रखा हुआ है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो नीचे आ जाएगा बॉटम पे, तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी जीरो, बची क्या क्या, उसकी अपनी वेलोसिटी, और ब्लॉक भी चल रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी, मतलब इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास शुरू में थी वो सारी की सारी अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी है, ये बात हमें समझ में आती है, पक्की बात? तो चलिए देखते हैं कहाँ रखा हुआ था, कैसे रखा हुआ था, इस बारे में अगर देखें तो अगर ये उसकी इनिशियल पोजीशन है तो फाइनल पोजीशन कहाँ होगी भैया, यहाँ आ जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो बीच में कहीं होगा, ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी, एकदम बॉटम नहीं, इसकी फाइनल पोजीशन होगी ये। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें देखनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पहले यहाँ थी, अब आ गई यहाँ पे। ये जो छोटी डिस्टेंस बच रही है इसकी रेडियस के बराबर है r, तो एक्चुअली वो कितना नीचे आया, एक्चुअली वो r माइनस r के बराबर नीचे की तरफ आया। क्या ये बात क्लियर है आपको? पक्का? देखो, उसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं इस डायरेक्शन बताऊं तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बेसिकली ये स्मॉल r इसकी रेडियस है, ये ऑलरेडी यहाँ था, तो ये जो डिस्टेंस है वो है r माइनस स्मॉल r के बराबर। तो इसका वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे आते आते वो भी r माइनस r के बराबर हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग उसी के लिखी जाएगी। इनिशियली इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो mg r माइनस r इज द इनिशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबकी जीरो है। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब अपने को ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये रिलेशन यूज करता हूँ। ये रिलेशन क्या कह रहा है? ये रिलेशन कह रहा है कि अगर स्मॉल v लिखूं मैं, तो स्मॉल v को लिखूंगा माइनस m कैपिटल V बाय m, ये लिख सकता हूँ यहाँ से। इसको मैं उधर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, स्मॉल v इक्वल टू माइनस सम ऑफ m बाई m इंटू v, तो ये हो जाएगा mg r माइनस r इक्वल टू हाफ m, यहाँ लिखा जाएगा माइनस m बाई m इंटू v का स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M V स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, तो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ कैपिटल V ही एक अननोन है, वो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो बता देता हूँ। कैपिटल V का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास स्मॉल m रूट ओवर 2g r माइनस r डिवाइडेड बाय कैपिटल M m प्लस m, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन काफी अच्छे हैं ये सारे, सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड ये क्वेश्चंस बनते हैं, जेई एडवांस में तो स्पेशली बनते ही हैं, जेई मेंस में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, नीट में इनके पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो बोर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन जरूर नीट में पूछे जाते हैं। बाकी ऐसे ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस में बनते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है, रिलेटिव मोशन इसके लिए समझना बहुत जरूरी है। बाकी तो कुछ भी नहीं, आपको बस सेंटर ऑफ मास को कांस्टेंट करना है, कंजर्व करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को, और क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करके सॉल्व करनी है। चलिए, तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की। उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं,
तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछेगा।